Hi students, welcome back to my channel. How are you students? स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन हमने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे 8 to 9। तो आज हम बच्चों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस देखते हैं। तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? कल हमने 7 क्वेश्चन तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशन फॉर कम्बस्टन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो ब्यूटेन हो, चाहे ईन हो, चाहे आइन हो, डजेंट मैटर, उसका कम्बस्टन करना है और उसका कम्बस्टन करने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनता है वो बताना है। तो आपको सबसे पहला दे दिया है ब्यूटेन। ओके, तो ब्यूटेन देखिए, ब्यूटेन ब्यूट से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सीधी सी बात है, आपको अगर फॉर्मूला आता होगा तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, तो यानी कि कार्बन से डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड। ओके, तो देखिए ब्यूटेन है, तो जब इसका कंबस्टन करा, कंबस्टन के लिए यहाँ पर 13/2 ऑक्सीजन, ये जो कि गैस है, गैस की फॉर्म है, इसको जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। ओके, और ये गैसेस है। पेंटीन की बात करें तो पेंटीन, अब देखिए यहाँ पर ईन आ गया है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए C5H10 हो जाएगा। सॉरी, अगर आपको उसका फॉर्मूला आता होगा तो ये होता है CnH2n। ओके, तो इसके लिए हमें 5/2 ऑक्सीजन लेनी होगी, तो आपका यहाँ पर 5 CO2 और 5 H2 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। अब देखते हैं हेक्साइन। अब देखिए आइन से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, यानी कि कार्बन के डबल से जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें से 2 कम हाइड्रोजन। देखिए C4H10 है तो 6 का डबल 12 हो जाएगा, और 12 से 2 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो इसमें हमें 17/2 O2 यानी कि गैस, ये बच्चों गैस ही है, ध्यान रखिएगा, लेना है। तो आपका यहाँ पर 6 CO2 और 5 H2 के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं टोलुइन की। C6H5CH3, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं C6, जो भी है मतलब C6 हो जाए, C7 और H आपका 5 8 हो जाएगा। तो इसमें हम 9 O2 लेंगे तो आपका 7 CO2 और 4 H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-ईन, विच आइसोमर विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ये कह रहा है कि जो हेक्स-2-ईन है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसका स्ट्रक्चर जो बनाना है बच्चों, वो हमें सिस और ट्रांसफॉर्म में बनाना है। सिस ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ी होगी, और साथ में ये बताना है कि सिस और ट्रांस इनमें से किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, किसका लो है और क्यों है। तो सबसे पहले बच्चों हम हेक्स-2-ईन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है हेक्स-2-ईन, यानी कि हेक्स मतलब 6 कार्बन की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6। ओके, इन्होंने कहा सेकंड कार्बन पर क्या लगा है, ईन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है। आप इधर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हमें बनानी है सीस एंड ट्रांसफॉर्म। तो सीस एंड ट्रांसफॉर्म को देखिए बच्चों, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ से आप तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगर मैं इन तीनों को कलेक्ट करके ऊपर कर दूँ, हाइड्रोजन को नीचे कर दूँ, तो ये स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप से बन जाएगी। देखिए मैंने पहले मैं इतना हिस्सा ले लेती हूँ, मैंने C डबल बॉन्ड C ले गया दोनों साइड। C3 मैं 1 2 3, मैं इसको अगर ऐसे कर देती हूँ, एक ही बॉन्ड आएगा C3, और H कितने हैं बच्चों, देखिए 2 और 2 4 और 3 7, C3H7 हो गया। ठीक है, और C3H7 है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो मैंने नीचे कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी मैंने नीचे कर दिया है, और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा हमारा CH3। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको कर दूँ सिस, और मैंने ये ऊपर कर दिया हाइड्रोजन, नीचे कर दिया मैंने C3H7 और नीचे हाइड्रोजन ऊपर CH3। देखिए अब देखिए बच्चों, सिस का मतलब होता है जब हमारे सेम प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट अलग हो। तो देखो सेम कार्बन हाइड्रोजन जो है, कार्बोहाइड्रोजन जो वो सेम डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों सेम है कहने का मतलब। तो ये सिस फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में था, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रांसफॉर्म।
ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों ये पूछा है कि इसमें जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सिस का, ट्रांस से ज़्यादा, ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होता है बच्चों बिकॉज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थॉट, इट इज़ कंटेन 3 डबल बॉन्ड। इन्होंने कहा कि जो हमारी बेंजीन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो बच्चों सीधा सा रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजीन। जो बेंजीन है आपने देखा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो बेंजीन के अंदर जो होता है बच्चों वो रेजोनेंस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मीन्स डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, देखिए इसी पर समझा देती हूँ। देखिए ये बेंजीन रिंग है, आपको पता है बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा नेगेटिव। तो जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मतलब कॉन्जुगेशन में जाता रहता है, रेजोनेंस होता रहता है उसका, जिस वजह से ये जो हो जाती है ये मोर स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने डायरेक्टली रीजन लिख दिया है। उसके बाद आता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी एरोमेटिक, ठीक है। ये कहा है कि कोई भी जो कंपाउंड रिंग जो होती है, कोई भी जो एरोमेटिक रिंग है या एरोमेटिक कंपाउंड है वो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा, नेसेसरी कंडीशन क्या है जिससे पता चलेगा कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है बच्चों, ध्यान रखना कि वो जो हमारा कंपाउंड होगा वो प्लेनर होना चाहिए, सबसे पहले वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। दूसरा कॉन्जुगेटेड रिंग होनी चाहिए विद डिलोकलाइजेशन ऑफ 4π+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कार्बन है ना, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ओके। और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो होने चाहिए 4π+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जो n है इंटीजर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट, मतलब ये बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रिंग है, अब बताओ ये एरोमेटिक है नहीं है। तो सबसे पहला क्या था कि हमारे पास प्लेनर होना चाहिए, तो ये प्लेनर तो है ही नहीं। दूसरा अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ एक रिंग है, तो ये कार्बन जो है इसके पास देखिए सिंगल बॉन्ड है दोनों के पास, तो ये चारों बॉन्ड बना रहा होगा, 4 बॉन्ड बना रहा होगा, मीन्स ये sp3 है। और अभी मैंने क्या कहा कि हमारा जो है ये sp2 होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये sp3 है। तो सिंपल सा तरीका मतलब है ही नहीं है एरोमेटिक क्लियरली। और दूसरी चीज़ ये है कि सिस्टम नॉट प्लेनर, प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि ये sp2 नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। कॉन्जुगेशन पॉसिबल तब होती है जब रिंग के अंदर एक सिग्मा एक पाए, एक सिग्मा एक पाए, इस तरह से चीज़ें हों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा पाए, तो फिर यहाँ सिग्मा होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे ही दूसरे स्ट्रक्चर देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिग्मा पाए सिग्मा यहाँ पर मतलब कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 4π इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें कितने चाहिए थे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए 4π+2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों ये है, देखिए अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो मतलब कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्योंकि सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए, लेकिन अगर आप बच्चों यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हक्कल रूल फॉलो नहीं करता, हक्कल रूल फॉलो करता है 4n+2। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, मतलब इसमें सिंपल सी हमें रिएक्शन पूछी गई है कि हम बेंजीन से पैरा नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या बेंजीन से मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या फिर ये, ठीक है। तो सिंपल सी चलो मैं रिएक्शन बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं बेंजीन। तो बच्चों आपको सभी को नॉर्मल सी बात है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सभी को आता होगा, तो ये हमारी एक बेंजीन है, ओके। अब इसने कहा कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो इसके लिए बच्चों अब आपको रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें इसका क्लोरीनेशन करना होगा FeCl3 के साथ, मतलब प्रेजेंस में क्या करेंगे हम इसका क्लोरीनेशन, ठीक है। तो बच्चों आपका क्या निकल के आएगा, क्लोरीनेशन अगर हम अब इसका करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद में फिर हम इसको करेंगे HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन या फिर H2SO4, नाइट्रेशन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्या करेंगे हम इसका नाइट्रेशन करेंगे। तो अब आपका बच्चों क्या बन जाएगा, देखो नाइट्रेशन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है NO2 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा इसका NO2 जुड़ जाएगा और हमारा जो Cl था वो ऑलरेडी रहेगा। तो देखो Cl से हमारा क्लोरोबेंजीन तो है ही, तो देखो पैरा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोबारा से देखते हैं, अब हमें बनाना है मेटा क्लोरो। अभी हमने क्या बनाया था, पैरा क्लोरो, अब हम बनाएंगे मेटा क्लोरो। तो सिंपली हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन का ही रोल है इसमें। तो बेंजीन के बाद अब हम सबसे पहले नाइट्रेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर पैरा क्लोरो बनाना है तो पहले क्लोरीनेशन फिर नाइट्रेशन करेंगे, और अगर मेटा बनाना है तो अब हम पहले नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लेना प्रेजेंस में, HNO3 या फिर H2SO4 लेना है। तो उसमें हमने देखो क्या किया था, नाइट्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली अब हमारा यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। जैसे पहले Cl जुड़ गया था, क्लोरीनेशन में Cl जुड़ गया, तो नाइट्रेशन में यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में बच्चों हमने क्या लिया था, Cl2 लिया था, और क्या लिया था, FeCl3। तो जहाँ हमारा क्लोरीन जुड़ गया था वहाँ अब हमारा क्या जुड़ जाएगा, NO2 तो सेम ऐसा ही है, अब यहाँ पर हमारा क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये बच्चों ये क्या हमारा, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, और इसका तो आपको नाम पता ही है, ये क्या है बच्चों, बेंजीन। अब देखते हैं बेंजीन टू पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो देखो बच्चों बेंजीन है ये, तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, हमें CH3Cl क्या होता है आपको पता भी होगा ये, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस लेनी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा टोलुइन। क्या होता है बच्चों, ये होता है टोलुइन। तो उसके बाद में हमें बच्चों टोलुइन का करना पड़ेगा नाइट्रेशन, क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन, यानी कि या तो H2SO4 या फिर HNO3। तो नाइट्रेशन में बच्चों आप समझ गए होंगे कि NO2 जुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CH3 तो होगा ही, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये पैरा नाइट्रो तो बन ही जाएगा, और देखिए ये क्या है हमारा, टोलुइन, तो पैरा नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बेंजीन टू एसीटोफिनोन। अब देखिए बेंजीन लेनी है, तो ये मेरे बच्चों देखो बेंजीन ले लिए। बेंजीन मुझसे कुछ खास अच्छी आती नहीं है, तो बेंजीन की रिएक्शन बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, हमें इसमें बेंजीन की रिएक्शन करानी है एसिटाइल क्लोराइड से। तो अब एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये बच्चों हमें प्रेजेंस लगानी है इसकी एनहाइड्राइज AlCl3 की। तो देखिए जब इसकी प्रेजेंस लग जाएगी तो यहाँ पर से ये क्लोरीन उठकर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से Cl, और जहाँ पर ये जुड़ेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर -HCl लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये पूरा उठकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका किस तरह बनेगा, ये देखिए, ये इस तरह आपका बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हम एसीटोफिनोन, ठीक है। आयो बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं 14। तो ये क्या कहता है, इन द एल्केन, एल्केन के अंदर ये कोई फॉर्मूला है, CH3CH2 CH3 का ट्वाइस CH2 आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, इसमें जितने भी ये कार्बन्स है, हमें ये बताइए कि ये कार्बन कौन कौन सा डिग्री है, ये कार्बन 1 कौन इनमें से कौन सा डिग्री है, ये कौन सा कार्बन है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसको फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखते चलिए, CH3, तो CH3 कैसे बनेगा, CH3, एक H यहाँ बन जाएगा, एक H यहाँ बन जाएगा, एक H यहाँ बन जाएगा, ठीक है। फिर CH2 है तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, ठीक है।
सी। अब देखिए यहाँ पे CH3 का ट्वाइस है, CH3 का ट्वाइस मतलब एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है CH2, तो CH2 ये C और ये 2 H जुड़ जाएंगे CH2। उसके बाद है दोबारा से CH2, तो 2 CH3, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद अगेन CH2 है, CH3 का ट्वाइस है, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक H, 2 CH2 है ना, तो CH3 का ट्वाइस, एक CH3 हो गया, एक CH3 ये हो गया है, ठीक है। 2 1 2 3, एक और जुड़ जाएगा यहाँ पर बच्चों, ये हमारा CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है कि जितने भी कार्बन से हमें इसको ये बताना है कि ये कौन सा डिग्री कार्बन है। तो चलिए मैं बच्चों आपको बता दूं, जब भी ध्यान से समझिएगा, जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी पूरी करता है तो वो होता है sp3। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अगर वो चारों सिंगल कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है तो वो sp3 होगा, अगर वो 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल से कर रहा है तो वो sp2 होगा, और वो 3 ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल से कर रहा है तो वो sp होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से भी आप समझकर इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब मुझे बताइए ये कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन है, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4, सॉरी मैंने ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूछा। तो बच्चों इसके भी ट्रिक में बता देती हूँ आपको, जब भी एक कार्बन जो है वो एक कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी करता है और 3 हाइड्रोजन से पूरी करता है, तो ये बच्चों होता है आपका sp3, ठीक है, 1 डिग्री 1 डिग्री। और जब भी कार्बन 2 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी करता है तो वो होता है 2 डिग्री, और जब भी कार्बन 3 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी करता है तो वो होता है 3 डिग्री, और जब कार्बन 4 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी करता है तो वो होता है 4 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एक कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें, ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। अब बच्चों तो ये देखिए ये कौन सा कार्बन है, ये एक तो इससे अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक इससे अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो ये है बच्चों 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो ये भी अपनी एक इससे वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक इससे अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो ये बच्चों क्या है, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए ये कार्बन 4 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी करता है, ये 2 डिग्री नहीं होगा। देखिए 1 2 ऊपर भी तो कार्बन है, ध्यान से देखिए, तो ये जो है बच्चों ये 4 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये एक कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी एक उससे पूरी कर रहा है, ये 2 डिग्री है बच्चों, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए ये कार्बन एक कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है और 3 हाइड्रोजन से कर रहा है, तो एक कार्बन से कर रहा है तो 1 डिग्री हुआ, ये कार्बन 2 से कर रहा है 1 और 2, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 से कर रहा है 1 और 2, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, ये भी 2 से कर रहा है 1 और 2, ये 2 डिग्री, ये 4 कार्बन इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चैन ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब एल्केन में ब्रांच बढ़ती है तो जैसे CH, देखिए यहाँ पर देखिए CH3 बढ़ रही है, राइट। तो ये पूछा गया है कि जो एल्केन में जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों मैं आपको सीधा सा इसका आंसर बता देती हूँ कि एल्केन ब्रांचिंग जब बढ़ती है एल्केन ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उतना घटता है, डिक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा ब्रांच जुड़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज होता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए बच्चों क्वेश्चंस कुछ और हैं जो कि हम अभी एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, आप भी बोर हो जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के सारे जो भी बाकी के क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चंस है वो आपको कवर करा दूंगी। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।